So hello students, welcome to SP Smart Habit Computer Schooling System. Where today is your day 13th of NDA classes और आज के लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस करना है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. सिंपल एक्सचेंज जो हो रहा है कि हम ऑक्सीजन जो है बाहर से इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल करते हैं CO2. दैट सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जिसको कि हम रेस्पिरेशन कहते हैं. बट रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट. रेस्पिरेशन जो है इसमें आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी आता है, सेलुलर रेस्पिरेशन आता है. ठीक है बच्चे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर एक फिगर बता रहा है डिफरेंट गैसेज एक्सचेंज सिस्टम इन एनिमल्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहा है. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लाइक पैरामीशियम का एग्जांपल दिया, सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं, है ना, कि ऑक्सीजन जो है जैसे ही हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन जो है ये इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ आउट करते हैं. ठीक है. एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के पास गिल्स भी प्रेजेंट होता है, बट ये क्यूटेनियस भी करते हैं, एपिडर्मिस के थ्रू भी करते हैं ये, राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करेगा और इफ्लक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. अकाइनोडर्म्स की बात करें, स्टारफिश की बात करें तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस में पेप्ला प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर, अगेन डिफ्यूजन. इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में छोटे छोटे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जिससे कि इस ओपनिंग से O2 अंदर आएगा और CO2 जो है यहाँ पे जो सेल्स हैं O2 यूटिलाइज करेंगे और जो CO2 है ये बाहर चला जाएगा. तो यहाँ पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं. फिशेस के अंदर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स लैमेलास प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर और CO2 बाहर गिल्स की मदद से करेंगे. एंड मैमल्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर लंग्स होते हैं, एल्वुलाई का रोल आता है और एल्वुलाई जो हैं ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एक्सचेंज गैस एक्सचेंज सिस्टम इन एनिमल्स. फिर अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होगा, नेज़ल से स्टार्ट होगा, है ना बेटा. कहाँ से स्टार्ट होगा, नेज़ल से, और नेज़ल से होता हुआ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से कहाँ जाएगा, नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स से होता हुआ एयर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दिस इज लैरिंक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. ठीक है बच्चा. इसके ऊपर कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ग्लॉटिस, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस. फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकिया, C शेप का, इस तरीके से इनकम्प्लीट क्या होता है बच्चे, इस तरीके से एक रिंग प्रेजेंट होगा. क्यों रिंग प्रेजेंट होता है, रिंग की क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये कोलैप्स होने से बचाता है विंड पाइप को. दिस इज कॉल्ड एज विंड पाइप. यहाँ से एयर एंटर करेगा और यहाँ पे आके बाइफरकेट कर जाएगा. कहाँ पे बाइफरकेट करता है, T5 पे. T5 क्या है, व्हाट इज T, थोरेसिक वर्टिब्रा. कौन सा वर्टिब्रा, 5th नंबर का वर्टिब्रा. वहाँ पे जो ट्रैकिया है ये बाइफरकेट करेगा इनटू ब्रोंकस, राइट. ये ब्रोंकस जो है फिर फर्दर बाइफरकेट करता है प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर, और इस तरीके से ये छोटे छोटे से ब्रैंक्यूल्स बन जाएंगे, राइट. फिर ये ब्रैंक्यूल्स किस में ओपन होते हैं, ये छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एल्व्यूलाई में ओपन होते हैं. ठीक है. और यही एल्वुलाई का रोल है गैसियस एक्सचेंज के अंदर. ठीक है बच्चे. फिर यहाँ पर देखिए इधर रिब्स प्रेजेंट हैं, टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं इसके अंदर जो हैं. रिब्स एक इस लंग्स को जो है कवर अप करेगा, है ना, जिसमें से 7 जो हैं आपके ट्रू रिब्स हैं, 3 जो है फॉल्स रिब है और 2 जो है फ्लोटिंग रिब्स हैं. सो दिस वन इज अ लंग, राइट. लंग है.
कवर कौन करता है, रिब कवर करता है, ठीक है बच्चे। फिर इस लंग के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लंग्स की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसको शॉक से बचाता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर, दैट इज प्लूरल फ्लूइड, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मसल की लेयर होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम, एंड दिस डायफ्रैगम हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरीके से एक्सपायरेशन कैसे होगा और इनहेलेशन कैसे होगा, इसमें इसका रोल आता है, डायफ्रैगम का रोल आता है, ठीक है बच्चे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, कॉमन फैसेस फॉर फूड एंड एयर, लैरिंग्स प्रेजेंट है, एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस, बचाता है फूड को विंड पाइप में आने से, राइट। इट इज़ अ थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर्स द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। फिर ट्रैकिया है, अभी हमने बात की, ट्रैकिया ओपन्स इनटू थ्रू द लैरिंग्स रीजन, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, बाइफर्केट होता है कहाँ पे, एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे बाइफर्केट होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकिया जो है 2 इन नंबर्स अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल्स, किस में होते हैं, ब्रोंकियोल्स में होते हैं, माइन्यूट ट्यूब्स ऑफ ब्रोंकाई। दीज आर फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया के बाइफर्केशन से फॉर्म होते हैं। फिर एल्वेलाई प्रेजेंट है, थिन इरेगुलर वॉल्ड वस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। अगर इस तरीके से ब्रोंकियोल है तो यहाँ पे इस तरीके से एल्वेलाई प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चा। देन लंग्स constitute branching network of bronchi, bronchioles and alveoli covered by a thin layered pleura with pleural fluid between them. Airtight chamber formerly dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and or the lower side diaphragm is present. तो यही अभी हम लोगों ने बात की, ठीक है बच्चे। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात करो तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन अकर्स इन 2 स्टेजेस, कौन कौन सा, एक इंस्पायरेशन इनहेलेशन एंड दूसरा होता है एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन, ठीक है बच्चे। इनहेलेशन में क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस है, इंस्पायरेशन में एयर एंटर्स इन द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जिसको कि हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, एयर इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द लंग, लंग से बाहर एयर पास आउट होता है। Both these processes are carried out by creating a pressure gradient between lungs and the atmosphere. कैसे होगा, during inspiration diaphragm and intercostal muscle contract, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्रैगम, यहाँ से ये डायफ्रैगम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकोस्टल मसल, कौन सा इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लंग्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, रिब्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉजिंग एन इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर जो है ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दिस ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम, एज अ रिजल्ट देयर अकर्स अ डिक्रीज इन दी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट में प्रेशर आ जाएगा, है ना, एयर मूव करेगा। द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी नाउ कॉजेज एयर टू फ्लो रैपिडली इनटू द लंग्स। तो क्या करेगा, इस तरीके से लंग्स के अंदर जो है एयर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गई बात। क्या क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम रेस करते हैं, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो इंक्रीज कर जाएगा और लंग्स क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करते ही अंदर प्रेशर लो हो जाएगा, बाहर से फिर क्या होगा, एयर अंदर आएगा, ठीक है बच्चा। ये हो गया इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन में देखिए, एस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्रैगम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस, ये देखिए ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, है ना, एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम। एट दिस मोमेंट द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो अब इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है,
ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इन टर्न कॉजेज एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इज सिंपलर देन द इंस्पायरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंटरकोस्टल मसल, क्या है, डायफ्रैगम का क्या रोल है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चे। फिर जो बच्चे लंग्स होते हैं, लंग्स के कुछ वॉल्यूम्स होते हैं कि कितना एयर वो इंस्पायर कर सकता है, कितना एयर जो है फोर्सफुली हम इनहेल कर सकते हैं, कितना हम नॉर्मल कंडीशन में एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ठीक है बच्चे। तो इसके बेसिस पे आता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। द क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल under different condition is called as respiratory or pulmonary volumes. Combination of two or more pulmonary volumes are called respiratory or pulmonary capacities. ठीक है बच्चे। तो देखिए डिफरेंट क्या क्या है। जब हम नॉर्मल, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं। जब आप आराम से शांति से बैठे हैं, है ना, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बिना किसी फोर्स के जो एयर आप इनहेल या एक्सहेल करते हो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितना वॉल्यूम है इसका, 500 ml। ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हम कितना एयर टाइडल वॉल्यूम के साथ कितना एयर हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, दैट इज IRV। Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration कितना होता है, 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के साथ हम कितना एयर फोर्सफुली बाहर रिलीज कर सकते हैं, एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है ये, इट इज 1000 to 1100 ml। और आप जितना भी एयर बाहर फोर्सफुली एक्सपायर कर दें, फिर भी कुछ वॉल्यूम जो है वो आपके लंग्स में एयर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, कितने भी फोर्स के साथ आप एयर को एक्सपायर करिए, रिलीज करिए, कुछ एयर जो है आपके लंग्स में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना है ये, 1100 to 1200 ml। ठीक है बच्चा। फिर अगर हम बात करें इनके बेसिस पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की, सबसे पहली कैपेसिटी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, कितना फोर्सफुली कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो कितना हो गया हमारे पास, 500 हमारे पास टीवी है और 3000 हमारे पास ये है IRV है। टोटल कितना हो गया, 3500 ml, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब फोर्सफुली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मान लीजिए कि आपने नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा, तो कितना एयर आप फोर्सफुली बाहर छोड़ सकते हो। तो इसमें नॉर्मल आ गया, टीवी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है, और ERV कितना पढ़ा अभी हम लोगों ने, 1000 to 1100 पढ़ा है ना बच्चा। तो यहाँ पे 1100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, 1600 ml आ गया। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर रह जाता है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना, 500 है। इसके अलावा जो आपका ERV हो गया और RV हो गया, ये फंक्शनल रेसिडुअल है। देखिए ERV प्लस RV कितना आ गया, 2300 ml आ गया। 1100 इसका, 1200 इसका, तो 1100 आपका ERV है प्लस 1200 क्या है, RV है। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 2300 ml हो गया। वाइटल कैपेसिटी देखिए, वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। कितना ब्रीथ कर सकता है, एक बहुत आप फोर्सफुली सांस बाहर छोड़िए, उसके बाद आप कितना एयर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ERV प्लस TV प्लस IRV। तो यहाँ पर IRV प्लस TV प्लस ERV कितना हो गया, 500 प्लस 3000 प्लस 1100, टोटल कितना हो गया, 4600 ml हो गया। ठीक है बच्चा। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आरवी, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, प्लस ईआरवी कितना है आपका, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, टोटल कितना आ जाता है 5800 ml आ जाता है। ठीक है, लगभग 6 लीटर के लगभग होता है बच्चे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, हम कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हार्ट के लिए, यहाँ पे हम स्पायरोमीटर की बात करते हैं, जो मशीन है। ठीक है बच्चा, और जो रिजल्ट आता है वो आता है स्पायरोग्राम। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कितना एयर जो है इनहेल हो रहा है और कितना एयर जो है बाहर एक्सेल आउट हो रहा है। ठीक है बच्चा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQs आए हुए हैं इसके बेसिस पे। ठीक है बच्चा, अब अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बच्चे किस चीज़ का हो रहा है, एक ऑक्सीजन का हो रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। ठीक है, ये किसके बेसिस पे होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के बीच में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कितना पार्टिसिपेशन है ना। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चे, राइट। तो अगर आप ये देखिए पार्शियल प्रेशर कितना कितना दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा 159 होगा और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 0.3 होगा, बहुत कम होता है ना एटमॉस्फेयर के अंदर। एल्वुलाई में देखिए क्या करना है, एयर ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ से कम होगा 104 और CO2 कितना होता है 40। तो किसी भी गैस का जो मिनिमम है, मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 इज इक्वल टू 40। मिनिमम कितना होगा 40 mmHg होगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा क्या है, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये कितना होगा 45 mmHg होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, ये हमेशा कितना होगा, मिनिमम 40 होगा और CO2 मैक्सिमम कितना जाएगा 45 जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप ये देखिए कि ब्लड जो कि डीऑक्सीनेटेड है, ऑक्सीजन सारा यूटिलाइज हो गया, वहाँ पे देखो मिनिमम कितना आ गया 40 आ गया, है ना। ब्लड ऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मिनिमम कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम फॉर्म में होगा 40 आ गया। टिश्यूज़ जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो देखो मिनिमम कितना आ गया 40 आ गया, तो मिनिमम कितना है 40 mmHg है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम कितना जा रहा है 45 जा रहा है ना बच्चा। फिर टिश्यूज़ के अंदर भी O2 यूज़ हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है 45 जा रहा है। तो ये याद रखेंगे, ये ट्रिक है याद करने का, राइट। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 95 है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग जगह पे। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ बनाया बच्चे इससे बहुत सारे। ठीक है बच्चा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये डबल सर्कुलेशन को बता रहा है कि हार्ट से अगर आप देखो तो यहाँ पर हार्ट से जो है, देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आया लंग्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एल्वुलाई को अपना कार्बन डाइऑक्साइड दिया लंग्स ने, और यहाँ से क्या कर दिया ऑक्सीजन लिया और फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हार्ट से अब ये जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, सारे बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा। ठीक है बच्चा, सारे बॉडी टिश्यूज़ में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा।
ठीक है। अब ये क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, तो अब ये फिर से कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है सिस्टमिक वेन से होता हुआ फिर से कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, और फिर हार्ट से फिर से लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर इधर, फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ फिर हार्ट के अंदर, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो यहाँ पे अगर आप एल्वुलर एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन देखो 104, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखिए कितना 95, CO2 का मिनिमम कितना है 40 है। टिश्यूज़ के अंदर कितना होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर PO2 कितना होगा, क्योंकि मिनिमम है तो 40 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 कितना होगा बच्चे, तो ये 45 चला जाएगा, है ना। फिर सिस्टमिक वेन्स के अंदर देखिए O2 का 40 है, CO2 का 45 है, राइट। सो these आर द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, राइट। फिर यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एल्वुलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है बेटा, ये क्या है, दिस इज एल्वुलर वॉल। किस चीज़ का बना होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम का, ठीक है, 1 सेल थिक है ये। और इसके नीचे यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है ना। हमने पता किया था कि इस जो एपिथेलियम होता है उसके साथ हमेशा क्या अटैच होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच होता है। फिर यहाँ पे देखिए दिस इज व्हाट, ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इस ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम जो कवरिंग है वो क्या कहला रहा है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसमें से क्या फ्लो कर रहे हैं, ये RBC फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज अगेन इंपॉर्टेंट, नीट में आ जाता है ना। यहाँ से एयर जो है O2 एंटर करेगा और CO2 जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये पोर्शन याद रखेंगे, दिस इज ब्लड कैपिलरी, RBC, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस, एंड यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल दैट इज 1 सेल थिक। ये PYQ है बच्चे, ठीक है। डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, एस्थमा है जिसके अंदर डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत आती है, वीजिंग साउंड आता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है किसके अंदर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, दिस इज एस्थमा। एलर्जी भी हो सकती है, ये पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो गई, डस्ट से एलर्जी हो गया, जेनेटिकल हो सकता है एस्थमा की प्रॉब्लम, बाय बर्थ भी होता है एस्थमा, राइट, दिस इज एस्थमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज इन एल्वुलर वॉल, किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, धुएं से होता है, जो आप बीड़ी सिगरेट हुक्का इसकी वजह से जो है ये एम्फाइसीमा होगा, ठीक है। और तीसरा आ जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दिस इज मेनली कॉज ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। कुछ लोग जो हैं जो जॉब करते हैं जैसे एस्बेस्टस के उसमें फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं, ग्लास में जहाँ पे ब्रेकेज होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के अंदर आ जाता है, और जब वो इनहेल करते हैं तो ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं लॉन्ग एक्सपोजर के कारण, है ना। ग्राइंडिंग, पत्थर तोड़ना, या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। प्रोटेक्टिव मार्क्स कैन रिड्यूस द रिस्क, अगर हम प्रोटेक्टिव मार्क्स अगर यूज़ करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स।